हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशा क्लासेस सोयपुर पर। इस वीडियो में बात करेंगे हम राजस्थान के भौतिक प्रदेश से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों पर। इससे पहले हमारा राजस्थान का सामान्य परिचय वाला जो वीडियो था लगभग 35 मिनट का, आपने जरूर देखा होगा और समझा भी होगा। हर वीडियो में यही प्रयास करूंगा मैं, राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित जितने भी जो टॉपिक हैं उनसे संबंधित सारे के सारे जो वीडियो प्रश्नोत्तर के वीडियो तैयार होंगे उसमें एनालिसिस को थोड़ा हम शामिल करेंगे ताकि बढ़िया दौरान हो सके और ज्योग्राफी से कोई अपना प्रश्न किसी भी हालत में गलत नहीं हो। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। यहाँ पर अपने सामने जो पहला प्रश्न है वो प्रश्न है, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना है? ऐसा प्रश्न पूछा गया है। और इसमें जो सबसे खास बात है वो एक तो ये शब्द आपको ध्यान देना है, लगभग शब्द है, यानी कि आपको यहाँ जो ऑप्शन है उनमें एक्यूरेट ऑप्शन मिलना नहीं है। अगर एक्यूरेट ऑप्शन दे रखा है और सीधा अगर पूछा गया है कुल क्षेत्रफल तो आप सीधा एक्यूरेट जो ऑप्शन है वो बता देंगे। यहाँ पर अपने सामने जो ऑप्शन है उनमें एक 60% है, 50 है, 40 है और 65, जबकि एक्यूरेट का आपने देखा होगा 61 और उसके ऊपर कुछ एक पॉइंट में अंक है 11, ऐसा कुछ। अब यहाँ एक उसके आसपास का आंसर अगर हो, मतलब हम अनुमान लगाना चाहें तो एक 60 है और एक 65 है, बाकी 50 वाला और 40 वाला तो हम रूल ऑफ रिजेक्शन से यहाँ से हटा देंगे। अब 65 और 60 में से कौन सा सही करेंगे? तो 61 है वो 60 के ज्यादा करीब है या 65 के ज्यादा करीब है, ये वहां परीक्षा में जो मेन बात रहेगी वो आंसर देने में रहेगी और 60% यहाँ पर अपना सही रह जाएगा। राजस्थान का नक्शा भी लिया है मैंने। कभी कभी इस प्रकार के प्रश्न बाई चांस में, जैसे रेगिस्तान का नहीं पूछा गया और किसी और क्षेत्र का पूछा गया तो थोड़ा अनुमान लगाएंगे हम। उस समय ये देख सकते हैं अपन पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, ये भाग अपना ये 60% है। इसके बाद आपका 8-10% लगभग अरावली है, कुछ 22-23% आपका मैदानी प्रदेश लग रहा है और उसके बाद जो बचता है 8-9% वो हाड़ौती का पठार है, या जिसको दक्षिणी पूर्वी पठार के नाम से भी अपन जानते हैं। ओके, दूसरा प्रश्न है अपना, जैसलमेर का वनस्पति रहित क्षेत्र क्या कहलाता है? अब भौतिक प्रदेशों में सबसे पहले ही बात हो रही है अपनी, मतलब कि पहला 4 पार्ट है उनमें पहला पार्ट रेगिस्तान है, तो उससे संबंधित ये प्रश्न है। अब यहाँ पर वनस्पति रहित क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है? तो बीहड़ क्षेत्र आप जानते हैं, चंबल नदी और उसके आसपास का क्षेत्र, फिर सीमाई क्षेत्र जो भी राजस्थान की बॉर्डर है पाकिस्तान के पास वो क्षेत्र, फिर ये जो सम क्षेत्र है यहाँ किसी भी प्रकार की जो वर्षा है वो नहीं होती है, इसी कारण इसको वनस्पति रहित क्षेत्र कहा जाता है। किसी प्रकार की कोई वनस्पति नहीं है, केवल रेत के धोरे हैं वहां पर। और बालू का क्षेत्र है तो थोड़ा अलग हो गया नाम। यहाँ जो तीसरा ऑप्शन सही है। इससे पहले जो वीडियो था उसमें मैंने पूछा था अपनी राजस्थान की सबसे पश्चिमी तहसील पूछा था उसमें, तो बहुत सारे विद्यार्थी उसमें कंफ्यूज हो गए। तहसील जब पूछा गया तो उसमें आंसर आपका आना चाहिए था सम, और जब कस्बा या गांव पूछा जाए उस समय फिर कुछ विद्यार्थियों ने कमेंट वगैरह किया था, ऐसे वो नाम गांव का नाम वगैरह सीलान कटरा ऐसे जो वो किनारे के लास्ट वाले गांव हैं उनका, तो वहाँ आपको ध्यान रखना है तहसील अगर पूछा जाता है तो फिर उसमें सम आंसर देना है, और यहाँ वनस्पति रहित क्षेत्र में भी आपका आंसर है सम। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस प्रकार का बालू का स्तूप थार के मरुस्थल में नहीं पाया जाता है? अब यहाँ राजस्थान का जो मरुस्थल है उसमें नहीं पाया जाने वाला बालू का स्तूप का प्रकार पूछा गया है। तो अनुदैर्ध्य पाए जाते हैं, अनुप्रस्थ पाए जाते हैं, बरखान पाए जाते हैं, लेकिन प्लाया प्लाया एक प्रकार की खारे पानी की छोटी झील को कहा जाता है, तो ये इसका सही आंसर हो गया। अब इनमें भी अगर थोड़ा वर्गीकरण में पूछ लिया जाए, जैसे बरखान कैसा होता है तो अर्धचंद्राकार आकृति होती है, अनुप्रस्थ ये बिल्कुल समकोण पर, और ये हवा के समानांतर बनने वाला अनुदैर्ध्य है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन है अपना, अजमेर से नागौर के बीच फ्लोराइड युक्त पानी का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो पानी में जब फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होती है तो हड्डियां सिकुड़ जाती है, मुड़ जाती है, इस प्रकार की समस्या आती है लोगों को। अब यहाँ अपने पास ऑप्शन में कुबेर पट्टी है, कुबड़ पट्टी है, लाठी सीरीज है और सम वर्षा रेखा है। सारे के सारे शब्द ये प्रश्न मैंने बनाया है, और प्रश्नों में मतलब प्रश्न में एक कुबेर पट्टी थोड़ा अलग हो गया वो, चलो बहुत सारे ऐसे मतलब 1-2-5% विद्यार्थी रहते हैं जो केवल ये देख के ही अगर ऐसा दिमाग लगाएं तो उनको थोड़ा ध्यान रखना है, मिलते जुलते नाम में कंफ्यूज नहीं होना है। कुबड़ पट्टी यहाँ पर सही है, यानी कि अपना जो अजमेर है और नागौर है उसके बीच का क्षेत्र है, वहां पर जो पानी है वो बिल्कुल सही नहीं है, मतलब उसमें क्लोराइड है बहुत ज्यादा, और उसी पानी का सेवन लोग बाग करते हैं तो उनकी कुबड़ निकल जाती है, इसीलिए वहाँ जो क्षेत्र है उसका नाम ही कुबड़ पट्टी हो गया।
अब बाकी जो नाम है उसमें भी एक लाठी क्षेत्र लिखा हुआ है, एक समवर्षा रेखा लिखा हुआ है। तो समवर्षा रेखा में आप जानते हैं अपना जो अरावली वाला क्षेत्र है। फिर लाठी सीरीज जैसलमेर में एक पानी की जो जल पट्टी है भूमिगत मीठे पानी की, वो कहलाती है। तो फ्लोराइड युक्त पानी का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अजमेर नागौर में ये ज़्यादा समस्या है। एक जर्मनी के द्वारा वित्त पोषित एक योजना भी चली थी जिसको आपनी योजना के नाम से जाना जाता है। चूरू और ये जो अपना मतलब उत्तरी पश्चिमी राजस्थान है उसमें, वो भी आप ध्यान रखेंगे। वहाँ भी जो पानी की समस्या थी उसी को लेकर ये योजना चली थी। तो यहाँ सही उत्तर आपका कुबड़ पट्टी, थोड़ा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? अब रेगिस्तान शब्द आ रहा था, रेगिस्तान का जहाज आप जानते हैं ऊंट को कहा जाता है। रेगिस्तान का गुलाब अगर आ जाए तो जैसलमेर को कहा जाता है। और यहाँ आ गया रेगिस्तान का जल महल। तो चंदन नलकूप भी है जिसको थार का घड़ा कहा जाता है। इस प्रकार से उपनाम थोड़ा सा आप ध्यान रख लेंगे, थार का घड़ा कहा जाता है। अब घड़ा आप समझ गए, मटका। फिर कोलाय झील है, सुंदर मरु उद्यान जिसको कहा जाता है। और ये जो बटाड़ू का कुआं है इसको ही रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। फिर सालिम सिंह की हवेली कहाँ है? तो जैसलमेर में है, ये आप ध्यान रखेंगे। अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति पालनपुर गुजरात से होती है। एंड होता है इसका रायसीन की पहाड़ी या ऐसा कुछ नाम है, मतलब कि राष्ट्रपति भवन के आसपास तक, दिल्ली तक। अब यहाँ जो प्रश्न पूछा गया है वो है कि यह राजस्थान में किस स्थान से प्रवेश करती है, इस तरह का प्रश्न यहाँ पूछा गया है। मतलब कि ये अपना हो गया राजस्थान, ठीक है। राजस्थान के फिर दक्षिण में यहाँ हो गया गुजरात। अब गुजरात से गुजरात में एक कस्बा है, मतलब जगह है, जगह का नाम है पालनपुर। वहाँ से अरावली शुरू होती है और धीरे धीरे पूरा का पूरा राजस्थान क्रॉस करके दिल्ली के राष्ट्रपति भवन तक जाती है। अब यहाँ पर यहाँ दे रखा है कि इसका जो उद्गम है वो तो हो गया एक तरीके से पालनपुर गुजरात से, लेकिन राजस्थान में इसकी जो एंट्री है वो किस जगह से होती है, ये प्रश्न बाई चांस में पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है। इसका जो सही उत्तर है वो पहला ही है, खेड़ ब्रह्मा सिरोही। बाकी ये तीनों हैं, ये भी किसी न किसी नदी के प्रवेश के नाम हैं। और मैंने जानबूझकर ये ऑप्शन इसलिए रखे ताकि ये थोड़ा अपने को ध्यान रहे। जैसे सिल्लू गांव है एक जालोर का, वहां से अभी जो नर्मदा नहर आई थी, उस नर्मदा नहर के प्रवेश का ये स्थान है गांव, सिल्लू गांव, ये ध्यान रखेंगे। बाकी 84गढ़ आप सबको पता होगा, चंबल का प्रवेश है। और टिब्बी तहसील है हनुमानगढ़ की, जिससे घग्गर नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान का रूढ़ क्षेत्र किसे कहा जाता है? अब ये प्रश्न लेने के पीछे का कारण मैं बता देता हूँ। यही टॉपिक पढ़ते पढ़ते दूसरा जो अपना भौतिक प्रदेश वाला चल रहा है उसमें दो जगह अलग अलग शब्द नजर आए। एक शब्द आपने भी देखा होगा जरूरी, एक जगह शब्द मिलेगा आपको रूक्ष क्षेत्र, उसमें मतलब रू है और बाद में क्ष लिखा हुआ है। यहाँ भी शुरू में रू है फिर ढ लिखा हुआ, बस ढ और क्ष का अंतर है। बाई चांस में हमने थोड़ी मतलब एक आध बार ही शब्द देखा है और रूक्ष क्षेत्र को थोड़ा ढंग से देख लिया और रूढ़ क्षेत्र परीक्षा में पूछ लिया तो गड़बड़ हो सकती है। दोनों को बिल्कुल क्लियर रखना है। रूक्ष क्षेत्र का मतलब पश्चिमी मरुस्थल, रुक्ष का मतलब होता है सूखा। रुक्ष संस्कृत शब्द है और इसका हिंदी अर्थ होता है सूखा। तो रुक्ष जब आएगा तब पश्चिमी मरुस्थल आ जाएगा। और रूढ़, अब रूढ़ से आप ऐसे बना सकते हैं, रीढ़ बना सकते हैं। रीढ़ की हड्डी या रीढ़ की हड्डी के जैसा जो क्षेत्र है वो कौन सा है? राजस्थान के लिए अरावली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई किस जिले में है? तो सबसे ऊंची चोटी किस जिले में है वही प्रश्न है, लेकिन इसको थोड़ा सा घुमाया हुआ है, तो सिरोही आप सही कर देंगे। और इसमें भी फिर मध्य अरावली या उत्तरी अरावली थोड़ा सा बांट कर अगर प्रश्न पूछे तो उस हिसाब से आप थोड़ा सा सोच करके जवाब देंगे। ओके, नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन है आपका, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार। जो ऊंची चोटी तो सबको याद हो गई, गुरु शिखर है, 1722 मीटर है, या कुछ किताबें 1727 मीटर भी बताती हैं, सिरोही में है, संतों का शिखर कहते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने उसे संतों का शिखर कहा, लेकिन पठार पूछ लिया तो पठार भी हमें ध्यान होना चाहिए। उड़िया का पठार अपना जो राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। बाकी चित्तौड़गढ़ का जो किला है, दुर्ग है, वो मेसा के पठार पर बना हुआ है। और अपने मांडलगढ़ का जो दुर्ग है वो विजयसण के पठार पर बना हुआ है। और जरगा पहाड़ियां भी हैं और पठार भी हैं उदयपुर से संबंधित। अगला प्रश्न है आपका, मारवाड़ का लघु माउंट किसे कहा जाता है? तो बार बार अगर कुछ विद्यार्थी ऐसे रट के याद करते हैं तो उनको जरूर पता होगा, मारवाड़ का लघु माउंट पीपलून, जल्दी से नाम आ जाता है। तो हल्देश्वर वहीं आसपास का एक क्षेत्र है, वहीं हल्देश्वर के पास पीपलून है। और जसवंतपुरा की पहाड़ियां भी मतलब आसपास में ही हैं, वो सारा एक क्षेत्र। मालानी आपका
बाड़मेर से संबंधित है ये। तो यहाँ अगर मारवाड़ का लघु माउंट पूछा जाए तो पीपलून आपको याद रखना है। नेक्स्ट है डोरा पर्वत स्थित है। तो डोरा पर्वत अगर जिला पूछा जाए तो जिला आपको याद होगा निश्चित रूप से, जालोर इसका जिला है। लेकिन यहाँ प्रश्न पूछा गया है अरावली के जो तीन हम डिवाइड करके अरावली को पढ़ते हैं, उन तीन क्षेत्रों में से, तीन भागों में से कौन से भाग में है, मध्य, उत्तरी और दक्षिणी पूछा गया। अब आप आंसर दे सकते हैं, जालोर किस क्षेत्र में है तो दक्षिणी में है, यानी कि जो डोरा पर्वत है वो दक्षिणी अरावली में स्थित है। और ये प्रश्न है, इसके आधार पे आपको थोड़ा सा बाकी जब मतलब कि अरावली पर्वतमाला जब पढ़ रहे हैं उस समय पर्वतों पे जो भी पर्वत हैं उनका वर्गीकरण है उसको थोड़ा ध्यान देना है कि मध्य अरावली में कौन से आते हैं, उत्तरी में कौन से आते हैं और दक्षिणी में कौन से आते हैं, कौन से जिले हैं, उसके आधार पर भी अगर आप अनुमान लगा लेते हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो ध्यान जरूर रखना है। मध्यवर्ती अरावली की सर्वोच्च चोटी है। अब यहाँ जो बात है वो मेन है, यहाँ पूछा गया अरावली की सर्वोच्च चोटी नहीं पूछा गया है। अगर प्रश्न होता अरावली की सर्वोच्च चोटी तो आप सीधा आंसर बता देते गुरु शिखर, लेकिन यहाँ पूछा गया है मध्यवर्ती अरावली की, यानी कि जो गुरु शिखर है, शेर है या जरगा है, ये तीनों की तीनों चोटियां हैं दक्षिणी अरावली में आती हैं, जबकि मध्यवर्ती अरावली की तो एक ही चोटी का नाम है, तारागढ़ का नाम है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका तारागढ़। और परीक्षा में जिन विद्यार्थियों की थोड़ी कम तैयारी कह सकते हैं या कुछ ऐसे विद्यार्थी भी होते हैं जिनका अभ्यास इतना नहीं होता है, जरूर पढ़ा है, उनको याद है, जैसे सर्वोच्च चोटी सभी विद्यार्थियों को याद है, गुरु शिखर है, तो कभी कभी एग्जामिनर इस हिसाब से भी प्रश्न बना देते हैं कि जल्दबाजी में वो मध्यवर्ती शब्द लिखा हुआ है, पहला ऑप्शन गुरु शिखर है तो वो गुरु शिखर राइट कर देगा और उसका प्रश्न गलत हो जाएगा। तो थोड़ी सी सावधानी रखनी है, जब मध्यवर्ती पूछा गया है तो आपको तारागढ़ सही बताना है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है अपना, तो मैंने मानचित्र भी लिया है इसके साथ में, यानी कुछ हम डिस्कस करना चाहेंगे यहाँ। इसमें हम बात कर रहे हैं जैसे अपना शेर, जरगा और क्या नाम दिया था शुरू में, गुरु शिखर। तो यहाँ गुरु शिखर, शेर, जरगा, ये यही मामला खत्म हो जाएगा इसका, जबकि पूछा गया है मध्य अरावली। तो अगर मैप के आधार पे आप पढ़ेंगे तो इस तरह से तीन इसके पार्ट कर लेंगे आप, ठीक है। ये होगा दक्षिणी अरावली, ये होगा मध्य अरावली और ये होगा उत्तरी अरावली। अब जो तारागढ़ है वो कहाँ स्थित है, तो तारागढ़ दो है, बूंदी और अपना अजमेर। तो यहाँ पर बूंदी वाला तो बात ही नहीं करना है क्योंकि बूंदी बहुत दूर है, अरावली क्षेत्र से अलग, पहाड़ियाँ जरूर हैं वहाँ लेकिन उससे रिलेटेड नहीं है वो। तारागढ़ पूछा गया है, तारागढ़ अजमेर में है और इस हिसाब से वो मध्यवर्ती में सबसे बेस्ट, मतलब सबसे टॉप चोटी में आएगा। और यहाँ ये जो नाम आए हैं तीन, ऊपर प्रश्न में जो तीन नाम थे शुरू के, ये पूछा जाए जब दक्षिणी की बात हो तब ये तीन में से एक आप मतलब छांटेंगे जिसमें भी गुरु शिखर सबसे टॉप पे आएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जीण माता मंदिर अरावली के किस भाग में स्थित है। तो अब जीण माता वैसे अपने सवाईपुर में भी है, पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन जीण माता राजस्थान जीके जब पढ़ रहे हैं तो आपको याद रखना होता है सीकर, है ना, हर्ष की पहाड़ियाँ, हर्ष मंदिर, जो भी सारी चीजें। अब यहाँ मैंने ऑप्शन में सीकर भी रखा है और प्रश्न है मध्य अरावली, उत्तरी अरावली, दक्षिणी अरावली। बाई चांस में अगर कोई विद्यार्थी प्रश्न को देखता है, जीण माता मंदिर देखता है, मतलब ऑप्शन में जीण माता मंदिर लिखा हुआ है उस शब्द को पढ़ता है और प्रश्न में और ऑप्शन में उसकी नजर जाती है, उसको सीकर नजर आता है, उसने बढ़िया से पढ़ रखा है, उसको याद है कि जीण माता मंदिर सीकर में है, खटके से वो आंसर है जो सही कर देगा, चौथा सीकर वाला। और मतलब उसके मन में ये भाव रहेगा कि मेरा चलो ये प्रश्न बिल्कुल सही हो गया। लेकिन आपको प्रश्न देखना है, पिछले पेपर में भी मैंने ये प्रयोग करके देखा था कि कौन विद्यार्थी है जो प्रश्न को समझता है, उसका मर्म समझता है कि पूछना क्या चाह रहा है टीचर। तो यहाँ बात कही गई है अरावली के किस भाग में स्थित है, ऐसा नहीं पूछा गया है कि जिला कौन सा है, कौन से जिले में स्थित है, अरावली के किस भाग में है। तो अब आपको पता लगाना कि सीकर अपने उत्तरी में आएगा, मध्य में आएगा या दक्षिणी में आएगा। तो एक बार वापस से मैप की तरफ चलकर देखते हैं। यहाँ मैप है जस्ट में, यहाँ बना हुआ ये लिखा हुआ सीकर, ठीक है। मैंने जो निशान बनाया था उससे ऊपर की तरफ है, तो अब समझ जाओ आपकी कौन से क्षेत्र में आएगा। तो आंसर जब आप देने वाले हैं तो जीण माता, और इसमें आंसर आ जाएगा आपका दूसरा ऑप्शन, न कि चौथा ऑप्शन सीकर। उत्तरी अरावली शब्द आपका इसमें सही आएगा। और ये अगर समझ विकसित हो जाती है तो बहुत बढ़िया बात है। मेन जो बात है मतलब कि अपना जो प्री बीएसटीसी का एग्जाम है उसमें इतना ज़्यादा इसका नहीं कह सकते हम कि इतने डीप और इस तरह के प्रश्न आएंगे, लेकिन आगे भी आने वाले समय में बहुत सारे एग्जाम आप देने वाले हैं, वहाँ कहीं ना कहीं ये चीज़ आपकी काम आ सकती है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का है। तो पूर्वी मैदानी भाग है वो राजस्थान का टोटल जैसे 100 है तो उसमें से कितने परसेंट है। तो यहाँ 20, 23, 50 और 15, तो ये तो आप निकाल ही देंगे साइड में। अब 20 और 23 में से डिसाइड करना है। यहाँ वैसे लगभग का मामला नहीं है, बस अपनी जो बुक्स वगैरह है उनमें भी सीधा यही दे रखा है, आरबीएसई की किताबों में 23% दे रखा है। और जनसंख्या अगर पूछ ली जाए तो 39% है पूर्वी मैदानी में, ये आप याद रखेंगे। ओके, 15वां प्रश्न है, डांग भूमि राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है। अब शब्द है डांग और भूमि लिखा हुआ है। डांग नृत्य की अगर बात करता तो नाथद्वारा राजसमंद। डांग भूमि की क्योंकि ज्योग्राफी है, यहाँ कल्चर से संबंधित प्रश्न नहीं देख रहे हैं हम। तो डांग क्षेत्र है अपना वो है राजस्थान। ये राजस्थान का मैप आपके सामने बना हुआ है ही। तो चंबल के बीहड़ का क्षेत्र है सवाई माधोपुर और करौली का। डांग की रानी भी कहा जाता है करौली को। तो ये क्षेत्र है वो पूरा डांग क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। वैसे इधर मेरे पास जो पेन है वो वाइट कलर का है और मैं थोड़ा एरो बनाकर बता देता हूँ। ये क्षेत्र, तो ये क्षेत्र कौन सा है राजस्थान का, तो सब जान रहे हैं आप। तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा आपका पूर्व। नेक्स्ट 16वां प्रश्न है, राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश में बेसाल्टिक चट्टानों से बनी काली मिट्टी का विस्तार है। तो बेसाल्टिक चट्टानों को मतलब ये जो शब्द है ये मैंने जानबूझ के लिया है। सीधा ही अगर बाई चांस में प्रश्न बनाना चाहे या कोई, तो ऐसे भी बना सकते हैं कि कौन से भौतिक प्रदेश में काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। आप बता देंगे बिल्कुल कि दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश आएगा कहाँ, ये भी बात कर लेते हैं। राजस्थान ही मान लेना इसको। ये जो भाग है हाड़ौती का भाग है, ये आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग हो गया। और इसी भाग में मतलब इसको कहा जाता है जो ज्वालामुखी से निकला हुआ लावा है उससे बनी हुई यहाँ की भूमि है, यानी काली मिट्टी का विस्तार है। लेकिन बाई चांस में परीक्षा में इस तरह का प्रश्न वो मॉडिफाई करना चाहे टीचर कि वहाँ जो चट्टाने हैं वो किस प्रकार की हैं, वहाँ नाम आ जाएंगे अलग अलग, तो उसमें ये शब्द आप थोड़ा ध्यान रख लेंगे। बेसाल्टिक शब्द आना चाहिए आपको ध्यान में। और ऑप्शन आपका जो चौथा ऑप्शन है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश वो सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरोही में नुकीली और उबड़ खाबड़ पहाड़ियां क्या कहलाती हैं। पक्का रट के रखना है, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कभी कभी। बाखर इसमें सही उत्तर है। बाखर है, मेवल है, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना है। बाखर जैसे ही शब्द आएगा सिरोही में नुकीली और उबड़ खाबड़ पहाड़ियों से संबंधित शब्द हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृहद सीमा भ्रंश राजस्थान के किस भाग में स्थित है। अब थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि ये सीमा भ्रंश क्या है मामला, वृहद सीमा भ्रंश क्या मामला है। तो दो अलग अलग पर्वतमालाओं का जो संधि स्थल होता है उसको हम भ्रंश सीमा भ्रंश के नाम से जानते हैं। तो अलग अलग पर्वतमालाएं कहाँ मिल रही हैं, ऐसा क्षेत्र राजस्थान में कौन सा है, अगर आप अनुमान लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। जैसे राजस्थान में मूल रूप से अगर हम बात करें तो अरावली पर्वतमाला, और जिसका विस्तार है वो इस तरह का है ना। तो अरावली की कुछ छिटपुट पहाड़ियां हैं वो इस क्षेत्र में भी हैं। और उसके बाद अगर हम एमपी गुजरात साइड के यहाँ बात करें तो विंध्याचल जो भी श्रेणी है, मतलब अलग पर्वत श्रेणी है वो, तो उसका जो मिलन क्षेत्र है या बृहद सीमा भ्रंश है जहाँ से डिवाइड होती है, इधर अरावली है उधर वो अलग पर्वतमाला है। तो इसमें भी जो आंसर आएगा वो आपका आ जाएगा दक्षिण पूर्वी, यानी कि ये दक्षिण हो गया और ये पूर्वी भाग, और बीच में अगर है तो दक्षिण पूर्वी। ये भी आपको ध्यान रखना है। हो सकता है ये प्रश्न जब क्लास में या नोट्स वगैरह में नहीं है तो आप नोट करके भी रखेंगे, और अगर अभी समझ लिया तो फिर परीक्षा में गलत नहीं होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के बांगड़ प्रदेश के जिलों में कौन सा शामिल नहीं है। तो ये क्षेत्रों के अलग अलग नाम भी हैं, तो उसमें आपको ध्यान रखना है। जैसे वागड़ शब्द आएगा, वागड़ और बांगड़ शब्द थोड़े मिलते जुलते हैं, कहीं कंफ्यूज नहीं हो जाए। वागड़ शब्द जब आएगा तो दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा का नाम आ जाएगा, और बांगड़ शब्द जब आएगा तो उसमें आपका शेखावाटी क्षेत्र आ जाएगा, जिसमें सीकर, चूरू और झुंझुनू है। राजसमंद इसमें नहीं आता है, तो इसमें चौथा जो ऑप्शन है आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान निम्न में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। अब प्रश्न के लास्ट के दो शब्दों में भी थोड़ा अब धीरे धीरे ऐसे प्रश्न आने लग गए, तो सबको ध्यान हो गया है कि लास्ट में ध्यान देना है, कहीं नहीं है दिया गया है और कहीं है, ऐसे आ जाते हैं शब्द।
तो चर्चा कर लेते हैं मरुस्थलीकरण का कारण कौन सा नहीं है, यानी 3 ऐसे हैं जो मरुस्थलीकरण के कारण हैं और एक नहीं है। जैसे वनोन्मूलन है, यानी कि पेड़ों को काट डालना, पेड़ जब कट जाएंगे तो हवा और ज़्यादा तेज चलेगी और फिर जो रेत है वो एक जगह से दूसरी जगह, तो मरुस्थल और बढ़ेगा। फिर दूसरा ऑप्शन है सौर ऊर्जा उत्पादन, ये आपका सही उत्तर भी होगा। अतिचारण है, मतलब बहुत ज़्यादा पशु चरेंगे तो उनके खुरों से जो ज़मीन है वो थोड़ी उखड़ जाएगी और फिर हवा के साथ या पानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाएगी रेत वगैरह। जनसंख्या दबाव, बहुत ज़्यादा जनसंख्या का दबाव भी है, उसके कारण भी फिर मतलब कि जो संसाधन है उनका ज़्यादा दोहन होगा और उसके कारण फिर मरुस्थल बढ़ेगा। तो यहाँ जो सेकंड ऑप्शन है सौर ऊर्जा उत्पादन, ये आपका ऐसा मतलब कि ऑप्शन है जिसके कारण मरुस्थल नहीं बढ़ रहा है, उससे और मतलब फायदा नहीं कह सकते लेकिन नुकसान भी नहीं। नेक्स्ट है ऊपर माल का पठार किस पठार से मिल जाता है। चलो इसमें दो चीजें हैं, ऊपर माल का पठार कहाँ है ये कम से कम पहले पता होना चाहिए प्रत्येक विद्यार्थी को। तो ऊपर माल का पठार अपने बिजोलिया से आगे इधर जो भाग है वो ऊपर माल का पठार, ऊपर माल कहा जाता है और ये मिल जाता है। तो ऊपर माल का पठार है उसका जो विस्तार है वो इस तरह का है कि उसका जो भाग है, जैसे अपना भीलवाड़ा है, भीलवाड़ा खुद इससे कनेक्टेड है, जैसे बिजोलिया है भीलवाड़ा का ही एक पार्ट है, तो उसमें इसका विस्तार है वो इस तरफ है। तो फिर इस तरफ क्या जाएगा, एमपी आ जाएगा। और एमपी में कौन सा पठार है या एमपी का और नाम भी अगर हम कहें तो क्या है, तो वो है मालवा, यानी कि मालवा के पठार से ये मिल जाता है। थोड़ा सा ये ध्यान रखना है आपको, इस प्रकार के प्रश्न टेक्निकल कह सकते हैं इनको। अगला प्रश्न है आपका, जालोर सिवाना की पहाड़ियां बनी हैं, यानी जालोर और जो जालोर का एक भाग सिवाना, यहाँ जो पहाड़ियां हैं वो किनसे बनी हुई, किस प्रकार की चट्टानों से किनसे बनी हुई। अरावली स्लेट, मैग्नेटाइट, जालोर ग्रेनाइट तथा रावेलाइट और क्वार्ट्ज, ये दिया हुआ है। तो क्वार्ट्ज तो है नहीं यहाँ, है ना, चूना वगैरह ऐसी क्वार्ट्ज की यह बात। जालोर ग्रेनाइट, क्योंकि यहाँ जालोर नाम आ रहा है तो जालोर ग्रेनाइट सिटी आप सब जानते हैं, और रायोलाइट इसी के साथ आया है, तो रायोलाइट भी अब याद रख लेना, मतलब कि सिवाना और जालोर की जो पहाड़ियां उसमें रायोलाइट भी रहता है, और ग्रेनाइट तो है ही जालोर के साथ, आप सब जानते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। एक कथन ऐसा है जो गलत है, पिछले पेपर में भी प्रयास किया था मैंने, एक प्रश्न ऐसा रखा था और जरूर समझ में भी आया होगा सबको कि इस तरह के प्रश्नों को कैसे हल करना है, क्या ध्यान रखना है। देखते हैं सही कौन से गलत कौन से है। पहला है, अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है। बिल्कुल सही बात है, ये प्रश्न इससे पहले वाले वीडियो में भी था आपका, जो नहीं पहले वाले वीडियो में नहीं, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है शायद, अभी देखते हैं आगे। और उत्तर पूर्व मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है। अब यहाँ जो बात कह रहा है ये उत्तर पूर्व मैदान की बात कर रहा है, अपना जो पूर्वी भाग राजस्थान का। फिर तीसरा है तो सही है क्या, नहीं है, तो यही इसका सही उत्तर हो जाएगा, मतलब कथन गलत है इसीलिए इस प्रश्न का उत्तर है ये। पश्चिमी बालू मैदान तैतीस सागर का अवशेष है, बिल्कुल, जो वैज्ञानिक है उन्होंने रिसर्च भी की है कि यहाँ पहले महासागर था और इसी का अवशेष रूप में यहाँ खारे पानी की झीलें अभी भी स्थित हैं। दक्षिण पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है, ये भी बिल्कुल सही है। अब यहाँ आपको प्रश्न भी ध्यान रखने हैं, दक्षिण पूर्वी भाग है वो किसका भाग है, फिर ये जो पश्चिमी बालू का मैदान है वो किसका भाग है, फिर जो अपना अरावली पर्वत है, पर्वतमाला है पूरी की पूरी, वो किस प्रकार का है, वलित में आता है और प्राचीनतम मतलब अवशेष में आ जाएगा। और यहाँ जो बात कही गई है ये किस तरह से कथन गलत है वो मैं आपको समझा देता हूँ। उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है, नहीं है। क्यों नहीं है उसका कारण अभी समझ लेते हैं फटाफट से। अपने राजस्थान की जो स्थिति है, मैप में बनाता हूँ ऐसे तो थोड़ा सा इमेजिन कर लेंगे आप, मैप इसी प्रकार से, मतलब ये एक आधार हो गया। जैसे जो अरावली है उसकी सिचुएशन है अपने राजस्थान में इस तरह, ये जो भाग है ये अपना इस तरह मान लीजिए आपकी अरावली है। अब अरावली के इस तरफ आ गया रेगिस्तान आपका, और इस तरफ ही जो नदी है सिंधु वो भी इसी तरफ है। अब सिंधु यहाँ ठीक है, तो सिंधु से अगर हम बात माने इस प्रकार माने कि जो सिंधु नदी है उससे निर्मित कोई मैदान होगा। अब सिंधु नदी और यहाँ आ गया बीच में अरावली, अपना जो उत्तर पूर्व मैदान है वो कहाँ है, यहाँ, ये जो भाग है ये उत्तर पूर्व मैदान का है। अब अगर बाई चांस में सिंधु नदी में बाढ़ भी आती है कि बाढ़ आई और वो मैदान निर्माण कर दिया, लेकिन बाढ़ आएगी तो इतनी थोड़ी आएगी कि ये अरावली को लांघ कर इधर आ जाएगी। अरावली बीच में आ गया, अरावली एक तरीके से जल विभाजक का काम करता है राजस्थान में, तो सिंधु नदी का पानी है वो उत्तर पूर्वी मैदान तक नहीं पहुंच सकता, इसीलिए वो उसके द्वारा मैदान मतलब निर्मित मैदान नहीं है।
चंबल कह सकते हैं, बनास कह सकते हैं, बाकी यहाँ बाणगंगा वगैरह जो भी नदियाँ बहती हैं वो कह सकते हैं, लेकिन सिंधु नदी की बात हम नहीं कर सकते। अब विद्यार्थी क्योंकि उनका ऐसे मतलब 7वें 8वें में सामाजिक विज्ञान में उन्होंने सिंधु नदी पढ़ा भी है, मैदान भी पढ़ा है, भारत में बहुत सारा जो विस्तार है वो राजस्थान से ऊपर की तरफ सिंधु नदी का है, तो ध्यान में रह सकती है वो बात, तो थोड़ा आपको समझना है और टेक्निकली इसको कैसे समझ सकते हैं। परीक्षा में अगर इस तरह का प्रश्न आता है तो थोड़ा अपना दिमाग भी आप लगा सकते हैं कि ये मैदान यहाँ हो सकता है या नहीं हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? तो कहा जाता है 56 गांवों के समूह को या 56 नदी नालों के समूह के आधार पर इसका नाम 56 का मैदान हो गया है, और ये कहाँ है तो दक्षिणी भाग में है, वागड़ प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा दक्षिणी अरावली को पार करने का दर्रा नहीं है? दक्षिणी अरावली का नहीं है, जैसे सोमेश्वर आपने नाम सुना होगा, उदयपुर का हाथीगुड़ा सुना होगा, देशूरी सुना होगा, लेकिन अरनिया आपने दक्षिण में नहीं सुना होगा, ये मध्य में है। तो थोड़ा सा इस प्रकार के दर्रा वगैरह के प्रश्न भी आप ध्यान रख लेंगे तो और बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाठी श्रृंखला क्या है? अब एक तो है लाठी श्रृंखला और एक है राठी। तो अगर राठी परीक्षा में पूछा जाए तो वो तो हो गई गाय की प्रजाति, कामधेनु जिसको कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ लाठी शब्द आया है वो है भूगर्भीय जलपट्टी, जो अपना पश्चिमी राजस्थान है उसमें एक विस्तृत जलपट्टी है, भूगर्भीय जलपट्टी है, उसको लाठी श्रृंखला के नाम से जानते हैं। और वहां पर एक घास का नाम भी आता है सेवण, तो आप ध्यान रखेंगे सबसे ज्यादा जो मतलब पौष्टिक घास होती है ऐसी, और वो सबसे ज्यादा लाठी श्रृंखला में पाई जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्कात स्थलाकृति किस क्षेत्र की विशेषता है? जिन्होंने ज्योग्राफी पढ़ी है 11वीं 12वीं में निश्चित रूप से उन्होंने ये शब्द जरूर सुना होगा, उत्कात स्थलाकृति। इस तरह का एकदम से कटा फटा तट हो, नदी कोई हो और उसमें बिल्कुल पूरी तरह से कटा हुआ कगार जैसा ऐसा कोई नदी का मुहाना मतलब किनारा है, तो वो उत्कात स्थलाकृति के नाम से जाना जाता है। अब ऐसी तो कौन सी नदी है अपनी जो पावरफुल है, तो वो है आपका चंबल बेसिन, चंबल नदी है। चंबल नदी का जो मतलब कि दोनों किनारे हैं उनको हम उत्कात स्थलाकृति के नाम से जानते हैं। अगर पहले ध्यान था तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो अब आपको ध्यान रखना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक है, तो अलग से चित्र में नजर आ ही रहा है सबको। जल विभाजक का मतलब यही हो गया, जैसे एक मैं लाइन बनाता हूँ, यहाँ ये एक लाइन है, अब बारिश होगी और यहाँ से इधर जो बारिश हो रही है वो सारी बहकर पानी इधर चला जाएगा, और यहाँ से फिर इस तरफ जो बारिश होगी या बारिश होगी उसका पानी इस तरफ। तो ये जो बीच में जो लाइन है आपकी वो एक तरीके से जल का विभाजन कर रही है, वो अलग महासागर में सागर में जा रहा है, ये अलग सागर महासागर में जा रहा है। तो ये काम कौन करता है? अभी जस्ट हम बात कर चुके हैं, अरावली पर्वतमाला है, इसके इस तरफ का जो पानी है वो चला जाएगा अरब सागर में, इस तरफ का चला जाएगा बंगाल की खाड़ी में। तो ये आपका जल विभाजक हो गया। और ऑप्शन कहाँ है? अरावली, 2 नंबर वाला ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक अरावली का उच्चतम शिखर है? अब ये प्रश्न मैंने जानबूझकर लिया है, आरएस लेवल का है, बहुत मतलब इसको कह सकते हैं कि एसएससी में तो कभी आया हुआ है नहीं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बहुत सारे विद्यार्थी, क्योंकि चीजें ध्यान में आनी चाहिए उनको, और थोड़ा लेवल अपन अगर अप करना चाहें अपना तो उस हिसाब से ये प्रश्न थोड़ा ठीक रहेगा। जैसे सज्जनगढ़ है 1000 से कम है इसकी हाइट बालागढ़ और तारागढ़ की, लेकिन कुंभलगढ़ है वो 1224 मीटर ऊंचाई पे है। तो यहाँ जो प्रश्न पूछा गया है कि ये जो 4 आपके सामने ऑप्शन है उनमें सबसे उच्चतम कौन सा है, तो वो कुंभलगढ़ है। और इस प्रश्न के आधार पे ये जो मतलब प्रश्न 4 हुआ है या मतलब सामने प्रश्न आ गया है, तो इसके पीछे का एक और ये भी हो सकता है कि जैसे अपने जो दुर्ग वगैरह हैं उनमें भी कभी बाई चांस में इस तरह का प्रश्न है कि सबसे ऊंचा दुर्ग कौन सा है, तो भी हमें ध्यान होना चाहिए कि कुंभलगढ़ है वो उसकी हाइट है 1000 मीटर से भी ज्यादा है। और बाकी बालागढ़, सज्जनगढ़ और तारागढ़ नाम अलग है, तो ये एक सज्जनगढ़ लगभग 1000 के आसपास है, बालागढ़ 900 ऐसा कुछ है, और तारागढ़ आप जानते ही हैं 700-800 के लगभग है। और लास्ट और जिस प्रश्न का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में समझते हुए, वो प्रश्न है अरावली पर्वत का प्रकार आपको बताना है। ज्वालामुखी पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है, फोल्डर पर्वत है या अवरोधी पर्वत है। ओके, तो मतलब पर्वतों के अलग अलग प्रकार होते हैं ऐसे, जैसे कहीं क्रेटर बना हुआ है तो वो ज्वालामुखी हो गया,
जो बहुत ज़्यादा प्राचीन है और अब धीरे धीरे उसकी हाइट बढ़ने के बजाय अब बारिश से वो कट फट के और कम होता जा रहा है, तो वो अवशिष्ट में आ जाएगा। फोल्डर भी हैं कुछ, मतलब संकुचित कह सकते हैं, वलयाकार भी कह सकते हैं उसको, अवरोधी भी कह सकते हैं। थोड़ा बहुत अवरोधी भी है, नहीं अवरोधी नहीं है, इसके तो समानांतर निकल जाती हैं हवाएं, तो इसको अवरोधी नहीं कह सकते। ठीक है, मतलब जो भी ऑप्शन सही है वो आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे। लगभग आधा घंटा हो गया है, यानी हर प्रश्न को 1 मिनट का समय देने का प्रयास किया है और चीज़ें ऐसे ही समझ में आती हैं। अब मतलब थोड़ा एकदम रिलैक्स रिवीजन है ये, और इसके आधार पे जब वीडियो आप देखेंगे और नेक्स्ट मतलब तीसरा जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे, तो थोड़ा समझ में आएगा किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, और मतलब आपका जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। और उम्मीद है कि आप लोग अब अपनी तैयारी के प्रति थोड़ा गंभीर हो गए होंगे। एडमिशन से संबंधित बात चली रही थी, तो कल के वीडियो में मैंने बात कही थी कि जो मतलब कि अपना BSTC का जो फॉर्म भरने वाला मामला है बहुत जल्द क्लियर हो जाएगा। 1-2 दिन में ही मैं बता दूंगा, मैसेज कर दूंगा कि पेमेंट का ऑप्शन आया है या नहीं आया है। बाकी तब तक आपको बहुत मन से लगकर तैयारी करनी है शानदार, और किसी तरह की अब कोई समस्या आती है, कहीं नोट्स वगैरह चाहिए, कोई भी और समस्या आ रही है, तो आप जरूर ही मुझे बताएंगे, ऐसी उम्मीद है मुझे। चलो ठीक है, धन्यवाद।